हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ अपने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज। यानी कि हमारे क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी रिसेंटली जिन्होंने वो टॉपिक पढ़ा है व्याकरण का, वो है समास। समास हमने आपको क्लियर किया, हर एक चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश करी कि कहीं आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे मैम ने इतना समझा तो दिया, लेकिन अभी हमारी समझ में आया कि नहीं आया कि क्या चीज़ है। तो इसको आपको आया कि नहीं आया और कितना आया, ये सारी चीज़ें समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे ना, तो हम ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ, ये टॉपिक हमारे समझ में आ गया। जब हम ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर बना के दे दूँगी इसी टॉपिक पे, आप उसे सॉल्व कर लेना। फिर देखना कितनी जल्दी आप सारी परेशानियों का हल कर लेते हैं। मतलब टॉपिक क्लियर हो गया, फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको सारी एक बार एक रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो समास हमारा प्रैक्टिस है। देखिए क्या दिया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को हमें देखना है। ठीक है, क्या है देखिए, अव्ययभाव समास का उदाहरण बताइए। अब अव्ययभाव समास में याद है ना आपको क्या होता है? अव्ययभाव समास का सबसे पहला नियम क्या था कि वो 3 तरीके से बन रहा था। पहली चीज़, जो पूर्व पद है वो या तो अव्यय होना चाहिए, या पूर्व पद जो है वो आपका उपसर्ग होना चाहिए, या पूर्व पद में जो है पुनरावृत्ति, पूर्व और जो उत्तर पद है उन दोनों में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे हम इसके 3 उदाहरण आपको देते हैं। उत्तर तो हम अभी आपको दिखाएंगे क्योंकि उत्तर में हमें तो सिर्फ एक उदाहरण देना है, लेकिन अभी हम क्या यहाँ पर करने वाले हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको तीन ही बेस पे हम इसको तुरंत, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो धीरे धीरे पूरा एक टॉपिक रिवाइज भी हमारा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा यहाँ पर था कि पूर्व पद में अव्यय होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यथा विधि। ठीक है, क्या है? यथा विधि। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये यथा जो है ये पूर्व पद में हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। दूसरा नियम क्या था? पूर्व पद में हमारा होना चाहिए उपसर्ग। तो ये देखिए उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो आ जन्मा, आ जो है आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बेदर्द में बे उपसर्ग हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्या था? वो था कि जब आपका दोनों ही पूर्व और उत्तर पद में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था? दिनों दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था? एक और ले लेते हैं, रातों रात। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पर दिन पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार हुई है, पूर्व पद में भी दिन है और उत्तर पद में भी दिन है, तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। उसी तरह यहाँ है रातों रात, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो इस तरीके से ये 3 हमने आपको बता दिए अव्ययभाव के समास के उदाहरण। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, क्या है देखिए, यथा नियम। अब यथा नियम को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नियम के अनुसार। क्या बनेगा? नियम के अनुसार। देखिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो भी शब्द आप ले रहे हो, चाहे आपके पास विग्रह है उसे समस्त पद बनाना है, तो आप यहाँ पर विग्रह से समस्त पद बनाइए और उस समस्त पद का नाम बताइए कि वो क्या है। हर एक को हर तरीके से सॉल्व करिएगा। और जैसे यहाँ समस्त पद दिया है तो आपसे समस्त पद पूछा गया था, आपने समस्त पद बता दिया, लेकिन अब इसका आपको विग्रह भी बताना है कि विग्रह क्या होगा, समास क्या है, ये तो हमने पता ही है। ठीक है, हर तरीके से आप उस चीज़ को तोड़ते मरोड़ते चलिए, जितनी बार आप कर सकते हो। इससे हर चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। जितना पूछा गया है उतना ही, जितना पूछा जाएगा उतना लिखना है, वो एग्जाम में करना है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितना नहीं भी पूछा गया है उसे भी बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, यश अपयश में समास बताइए। अब यश अपयश कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका विग्रह कर लेते हैं। क्या होगा? यश और अपयश कौन सा समास बना?
द्वंद्व समास बना, क्योंकि जहाँ पर भी ये अव्यय आते हैं बीच में, और, तथा, ये जैसे अव्यय आते हैं, दो समानार्थी जो भी दोनों ही पद, एक तो पहली बात क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, और मोस्टली ये विपरीतार्थक होते हैं। ध्यान रखना, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे, हमेशा विपरीतार्थक होते हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली विपरीतार्थक होते हैं। और जब भी हम इनका विग्रह करते हैं तो इनके बीच में हम और, तथा, या जैसे अवयवों को लगा देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया यश अपयश क्या है, ये एक द्वंद्व समास है, इसका विग्रह क्या होगा, यश और अपयश। नेक्स्ट आते हैं, वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। वो कौन सा पद होता है जिसमें प्रथम पद अर्थात पूर्व पद विशेषण होगा, वो हमारा समास होता है कर्मधारय समास। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा दे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बोले हैं आपको क्या, नील गगन, क्या हमने बोला, नील गगन। अब ये जो नील गगन है, नील गगन में ध्यान देना, हम यहाँ किसकी विशेषता अगर अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका विग्रह कर लो। विग्रह क्या होगा, नीला है जो गगन, ठीक है, ये विग्रह हो गया। अब यहां पर क्या है, गगन की विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये नीला है, तो ये हमारा पूर्व पद था, है ना, ये हमारा क्या था, पूर्व पद था, जो कि निकला एक विशेषण। क्या निकला, विशेषण निकला। ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर पद है जो निकला एक विशेष्य, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी पूछा जाए, ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, तो भी आप क्या बताएंगे, वो होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद विशेष्य होता है, तो भी आप क्या बताओगे, कर्मधारय समास, ठीक है। या आपसे ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होता है, तो भी आप क्या बताएंगे, कर्मधारय समास, ठीक है। अब एक और चीज पूछी जाती है, ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होगा, तो ये दो तरीके से होता है, ध्यान रखना है। एक तो तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन उत्तर पद विशेषण सिर्फ किस होता, क्या कहते हैं, विशेष्य किस में होता है, सिर्फ कर्मधारय समास में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आंसर देखते हैं अब यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, द्विगु समास का उदाहरण दीजिए। द्विगु समास क्या था आप बता सकते हैं, द्विगु समास किसी को याद है तो अगर आप बता सकते हो, तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। तो अब इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे कि हम बोल दें नवग्रह, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चौराहा, चौराहा, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, नवरात्रि, बहुत सारे हैं, ठीक है, नवरात्रि, सप्ताह, फिर उसके बाद क्या है, शताब्दी। तो आप सभी यहां पर क्या देख रहे हैं, ध्यान दिया आपने ना, फिर से देखिए, मैं इसीलिए जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन में, तो इस पे ध्यान दे दीजिए। यहां पर देखिए पूर्व पद नव, नव मतलब क्या हुआ, नौ, पूर्व पद संख्यावाची, चौराहा पूर्व पद संख्यावाची, नवरात्रि पूर्व पद संख्यावाची, सप्त पूर्व पद संख्यावाची, शत मतलब 100। तो ये हमारे क्या हो गए, पूर्व पद जहां कहीं भी संख्यावाची होते हैं वे सभी क्या होते हैं, द्विगु समास में आते हैं। कौन से समास में आएंगे, द्विगु समास में। चलिए देखिए आंसर सही है हम, देखिए यहाँ पर क्या है, द्विघात, द्विघात उदाहरण दिया, तो द्विघात का मतलब क्या हो गया, दो घात, ठीक है। पदच्युत शब्द का समास भेद होगा, पदच्युत। अब यहाँ पर सबसे पहले समास का भेद बताने से पहले आपको समास का विग्रह करना होगा, ध्यान रखना। तो पदच्युत क्या होगा, पद से अच्युत, क्या होगा,
पद से अच्युत, यानी कि पद से जो हटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा समास है, चलो बताओ। यहां पर जो आ रहा है, जब हमने विग्रह किया तो क्या इसमें आपने फर्क देखा, यहां पर बीच में क्या आया, बीच में क्या आया, एक कारक आया। ये क्या है, कारक है। कौन, क्या है, कारक। अब ये कौन सा कारक है आप बता सकते हैं, से दो कारक में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, एक करण से और दूसरा अपादान से। अब करण से में या अपादान में क्या होता है, जब कोई चीज किसी से अलग हो रही हो तो तब समास लगते हैं। अब पदच्युत में क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति पद से हट रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, हटना हो गया, यानी कि अलग होना हो गया। तो कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक। तो अब कारक के हिसाब से कौन सा समास होता है, कारक के हिसाब से होता है तत्पुरुष समास। तो अब ये कौन सा समास हुआ, अपदान तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ, अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, जब कहीं भी आपसे तत्पुरुष समास आएगा तो उनके भेदों को भी पता करने की कोशिश करिए, ध्यान रखिएगा। ये सोचिए कि खाली तत्पुरुष लिख देंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उनका पूरा आंसर पता होना चाहिए कि क्या है। तो 25 शब्द का समास का भेद हमारा क्या निकल गया, अपदान तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ सिर्फ तत्पुरुष समास लिखा है, लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको कि पूरा भेद, उसके उपभेद का भी पता होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं है, हमारा एग्जाम नहीं है कि जो पूछा गया हम सिर्फ उतना उत्तर दें। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे वो टॉपिक हमारे लिए उतना मजबूत होगा। इसमें चोरी नहीं करना, ठीक है, कि नहीं चलो खाना पूर्ति करना, जितना पूछा है उतना बता दे। आप उनके भेदों में, हर उपभेदों में भी घुसने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कर्मधारय समास मैंने अभी आपको बताया, जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, पीतांबर है, नील गगन है, आपका क्या कहते हैं, नीला कमल है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, कुछ आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, अंधविश्वास। क्या है, अंधा है जो विश्वास। ठीक है, विश्वास की क्या क्वालिटी है कि वो अंधा है, यानी कि हम बगैर सोचे समझे उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं। तो अंधविश्वास का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अंधा है जो विश्वास। ठीक है, और ये होगा हमारा कर्मधारय। विश्वास हमारा विशेष है और उसकी विशेषता क्या है कि वो अंधा है। नेक्स्ट आते हैं, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा ऐसा समास है जिसमें अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। वैसे वो कौन सा अंतिम पद होता है, वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक शब्द लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, विद्यालय। क्या लिया, ठीक है, ये क्या है, विद्यालय। फिर उसके बाद अगर हम ले लेते हैं एक रसोई घर और एक ले लेते हैं हम देश भक्ति। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है ना, अब ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला है, जहां कहीं भी आपका उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है। अब आइए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, आलय है ना। हम आलय के बारे में बता रहे हैं कि वो विद्या के लिए है, तो आलय इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, आलय, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया, विद्यालय। ठीक है, अब ये विद्यालय बताया। अब विद्यालय में क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो उत्तर पद है, उत्तर पद क्या है, आलय। हम क्या बता रहे हैं, ये जो आलय है ये विद्या के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें जो शब्द बन रहा है वो क्या है, आलय। वो हमारा उत्तर पद है, यानी कि अंतिम पद है, वो प्रधान है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हमने जैसे बोला देशभक्ति, क्या लिया था हमने, देश भक्ति।
ठीक है, तो यहाँ कर हम इसका क्या कर रहे हैं, देश के लिए भक्ति। अब हम बोलेंगे भाई तुम भक्ति करते हो किसके लिए करते हो, तुमको अपने देश की भक्ति करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे, देश की भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। हम देव भक्ति भी कर देते हैं, देश भक्ति भी कर सकते हैं, विद्या की भक्ति भी कर सकते हैं, गुरु भक्ति कर सकते हैं, बहुत सारी है। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, भक्ति है। उसके बाद हम बताते हैं कि हम किसके लिए भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, अंतिम पद प्रधान हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, चूल्हा चौका का विग्रह करके समास बताइए। चलिए बताइए क्या होगा, चूल्हा चौका का करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान है, चूल्हा और चौका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि और लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, समास विग्रह से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन देनी होगी। समस्त पद में जहाँ पर उसको विस्तृत रूप में लिखा जाता है, समस्त पद को जहाँ अलग अलग करके अर्थात विस्तृत रूप में लिखा जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। तो अब यहाँ पर देखिए, हम चीज़ आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। समास में कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है समस्त पद, ठीक है, समस्त पद, जिसे हम क्या बोलते हैं, समास भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। समास के नाम से जानते हैं लेकिन उसे समस्त पद कहा जाता है। उसके बाद समस्त पद के दो पार्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है, और हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ओके। इसके बाद इन दोनों पदों को ये ज्वाइन करके था, फिर हमने अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन समस्त पदों को सही तरीके से अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है, समास विग्रह। क्या कहलाती है, समास विग्रह। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं और उसी के हिसाब से हम उसे लिख देते हैं। जैसे कि हमने समस्त पद लिखा, जेब कतरा, क्या लिखा, जेब कतरा, ठीक है। ये लिखा। अब अगर हम इसका पूर्व पद निकालें तो क्या होगा, पहला पद है जेब और दूसरा पद है कतरा। लेकिन इस जेब कतरा को अगर हम प्रॉपर रूप से अलग करें, विग्रह करें, तो क्या होगा, जेब को कतरने वाला, क्या होगा, जेब को कतरने, कतरने अर्थात ब्रैकेट में लिख दीजिए काटने वाला, काटने वाला, ठीक है। तो समझ में आया समास क्या होते हैं, समास को समस्त पद कहते हैं, पूर्व पद उत्तर पद क्या होते हैं, और इनको विग्रह क्या कैसे किया जाता है। तो ये हमारा समास में तीन से चार चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको पता करना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं बेसिस पे पूरा समास चलता है, क्योंकि बगैर विग्रह किए हम किसी समास को ना हम अलग कर सकते हैं ना ही हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास समस्त पद है तो उसे विग्रह करने की विधि आपको आनी चाहिए। और ये विधि कैसे आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगी, ठीक है। देखिए, निम्न समस्त पदों के सही विग्रह कीजिए। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने कुछ दिए हैं समस्त पद, इनके विग्रह कर लेते हैं। वैसे अभी आंसर तो दिया है लेकिन मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। क्या दिया है, त्रिभुवन। क्या हुआ, त्रिभुवन मतलब क्या होता है, तीन भवनों का समूह। क्या होगा, तीन भवनों का समूह। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आमरण। आमरण का क्या होगा, मरने तक, ठीक है। फिर है हस्तलिखित, तो क्या होगा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। अभी हम इनका वो समास भी आपको बताएंगे। फिर क्या है, चरण कमल। क्या है,
कमल के समान चरण, ठीक है, क्या होगा, कमल के समान चरण, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाएं हैं जिसकी, क्या होगा, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी होती हैं चार भुजाएं, आप लोगों को पता है, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है। फिर आते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह, क्या होगा, 7 दिनों का समूह, ठीक। नेक्स्ट आते हैं दशानन, 10 हैं आनन जिसके, क्या होगा, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात कौन होगा, अर्थात रावण, कौन है, अर्थात रावण, रावण के ही तो 10 सर थे ना, ठीक है। अब इनके हम समास के नाम पता कर लेते। मैंने कहा ना, जो चीज़ पूछी गई है वो तो हमें लिखनी, जो नहीं पूछी गई है वो भी हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जैसे 3 भुवनों का समूह, पहला पद हमारा क्या है, 3, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, पूर्व पद संख्यावाची, समास कौन सा हुआ, द्विगु समास, कौन सा हुआ, द्विगु समास। नेक्स्ट आते हैं आमरण, मरने तक, आमरण, पूर्व पद क्या है आपका, उपसर्ग है, ऐसा कौन से समास में होता है, अव्ययी भाव समास में, कौन से में होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हस्तलिखित, हाथ से लिखित, बीच में कारक आया, ठीक है, बीच में कारक आया, कारक कौन से समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। अब तत्पुरुष के समास में अगर बजाएंगे तो से किस में लगता है, करण कारक में, ठीक है, 2 जगह लगता है, करण कारक, अपदान कारक। अपदान कारक वहां लगेगा जहां किसी चीज, कोई चीज अलग हो रही हो, लेकिन यहां ऐसा कोई भाव नहीं है, तो ये से क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास, ठीक। नेक्स्ट आते हैं चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ जो है चरणों की क्या विशेषता बताई जा रही है, वो कमल के समान है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात, अब इसका विग्रह 2 तरीके से हो सकता था, हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज 4 भुजाएं, 4 भुजाओं वाला, यानी ना 4 भुजाएं, और दूसरा है 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो है जिसकी 4 भुजाएं, अगर हम वो करते हैं तो वो कर्मधारय है, लेकिन जो हमने यहाँ विग्रह किया है 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, वो होगा आपका बहुव्रीहि समास, कौन सा है, बहुव्रीहि समास, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह, पूर्व पद संख्यावाची है, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर, हमारा हुआ यहाँ पर आपका द्विगु समास, कौन सा समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाते हैं दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, जहां पर हम दोनों ही पद गौड़ हो जाते हैं और तीसरा पद जो है वो अपने आप में महत्व रखता है, कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास, तो ये कौन सा आपका हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक। तो मैंने सारे विग्रह कर दिए, सबके नाम बता दिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर किसी का समास हमें विग्रह करना कैसे है और हम नाम कैसे इनके लिखेंगे। चलिए अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 3 भुवनों यानी लोकों का समाहार, त्रिभुवन बोल लीजिए या त्रिभुवन, 2-3 लोक भी हो सकते हैं। मरण, आमरण, मरण तक, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, फिर चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार,
यहाँ पर दशानन, दश हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ये हमेशा ध्यान रखना, तीसरा पद आपको बनाना जरूर है। जो भी बहुव्रीहि समास में रहेगा, जिस भी तीसरे पद की तरफ आपका इशारा किया जा रहा है, वो तीसरा पद आपको लिखना जरूर से जरूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्न पदों के समास का प्रकार बताइए। ठीक है, तो समास का प्रकार बताने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि विग्रह मस्ट है। ठीक है, चलो हम अगर विग्रह भी नहीं करते हैं तो अब हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। आशा निराशा, तो यहाँ पर क्या होगा, आशा और निराशा क्या है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आशा और निराशा। तो ये कौन सा समास हुआ, चलिए बताइए। ये समास हो गया आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब कैसे हुआ ये तो आपको पता है कि बीच में ये एक तो पहली बात है कि ये दोनों पद समान हैं, साथ ही साथ दोनों इस विपरीतार्थक हैं और साथ में अव्यय लगा हुआ है। तो ये कौन सा होता है, द्वंद्व समास। फिर उसके बाद आते हैं सूर्योदय। सूर्योदय क्या होगा, सूर्य का उदय। ठीक है ना, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय। तो का शब्द आ रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय। अब यहां पर का शब्द आ रहा है, का किस में आता है, कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। तो कारक पे आधारित कौन से समास होते हैं, तत्पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, अब सूर्योदय तो हम कर चुके हैं, यहां दोबारा आ गया, इसको हटा दीजिए। प्रतिक्षण क्या होगा, हर क्षण। प्रतिक्षण का क्या होगा, यहां पर विग्रह करेंगे, हर क्षण। अब हर क्षण का है, यहां पूर्व पद आपका प्रति क्या हो रहा है, अव्यय आ रहा है। अव्यय आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण कमल। क्या होगा, स्वर्ण कमल। तो क्या है, सोने के समान कमल। क्या होगा, सोने के समान कमल। यहां पूर्व पद आपका, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष है। तो ये कौन सा समास होता है आपका, कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं रूप लता। अब लता क्या है, वो रूप के समान है। तो सीधे सीधे यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, ये भी कर्मधारय समास है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आजीवन। तो क्या होगा, जीवन भर। ठीक है, आजीवन मतलब जीवन भर। तो यहां पर क्या आप देख रहे हो, पूर्व पद आपका उपसर्ग है। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, इनके उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर आप देख रहे हो, द्वंद्व समास, संबंध तत्पुरुष समास। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रसोई घर कर दिया तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। प्रतिक्षण अव्यय भाव समास, स्वर्ण कमल कर्मधारय समास, रूप लता कर्मधारय समास, आजीवन अव्यय भाव समास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए और समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गए, कुछ समास विग्रह दिए हैं, इनके समस्त पद बनाने हैं और समास के नाम भी लिखने हैं। तो चलिए देखिए इनका क्या होगा। जरूरी है करना ना, अगर नहीं करेंगे तो, वैसे तो आंसर है लेकिन आपको करने के लिए क्या है, कामना पूरी करने वाली धेनु। क्या होगा, कामना यानी कि इच्छा पूरी करने वाली धेनु। तो क्या होगा यहाँ पर, कामधेनु। कौन सी है, काम धेनु। तो धेनु की क्या विशेषता है कि वो कामना को पूरा करती है। तो धेनु की यहाँ विशेषता बताई जा रही है, काम यानी कि इच्छा को पूरा करने वाली है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कर्मधारय समास। कौन सा है ये? कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्र का पति। अब यहां पर इसका अगर हम समास पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, समास पद तो बना दिया। अब चूंकि यहां पर का लगा हुआ है तो क्या होगा आपका? यहां पर ये तत्पुरुष समास है क्योंकि बीच में आपका कारक लगा है। तो और कौन सा कारक है? ये संबंध कारक है। तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं नीला कमल। तो इसका अगर समास पद बनाएंगे तो क्या होगा? नील कमल। क्या होगा? नील कमल। और ये कौन सा समास है? यहां पर आपका कमल की विशेषता है नीला है, तो विशेषण विशेष्य पर कौन सा होता है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं राजा और रंक। तो इसका क्या होगा? क्या होगा? राजा रंक। ठीक है, क्या होगा? राजा योजक और बीच में होगा रंक। तो ये हमारा है द्वंद्व समास। ठीक, हो गए, हमने सभी के समासपद बना दिए और उनके रूप भी लिख दिए। चलिए देखें क्या है यहाँ पर। कामधेनु। तो यहाँ पर आया कामना को पूरी करने वाली धेनु बहुव्रीहि समास। नहीं, बहुव्रीहि समास तो ये नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या है? कामना को पूरे करने वाली धेनु। तो अगर हम ये बोलते, क्योंकि यहाँ पर अब ये क्यों है अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा क्या चीज़ उन्होंने बताई थी, अगर हम कामधेनु जो हम ले रहे हैं तो इसमें दोनों ही पद जो हैं वो गौड़ होने चाहिए, लेकिन कामधेनु में दोनों पद गौड़ होकर किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई तीसरा पद नहीं बन रहा है। सिंपल पहली चीज ये समझिएगा कि जब कभी भी तीसरा पद बनेगा तभी वो बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर तीसरा पद बन ही नहीं रहा है तो बहुव्रीहि समास कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जब इसका कर रहे हैं तो काम यहाँ पे भी आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी वजह से कोई भी तीसरे पद का निर्माण नहीं है। पूर्व पद धेनु की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो काम को पूरा करने वाली है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, क्या है? कर्मधारय समास होगा। ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं है। क्लियर कर दिया। अगर हम ये बोलते कि उसकी वजह से कोई तीसरा पद बन रहा होता, जैसे हम बोलते हैं ना दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर हम रावण के लिए दशानन शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कामधेनु के लिए कोई भी तीसरा पद इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। उसी पद में उसकी धेनु की विशेषता भी बताई जा रही है, इसीलिए उसका नाम कामधेनु है ना। चलिए फिर राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, संबंध तत्पुरुष समास बताया। नीला कमल, नीलकमल, कर्मधारय समास। राजा और रंक, राजा रंक द्वंद्व समास बताया। ठीक है, तो ये गड़बड़ था, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए और समास का नाम भी लिखिए। फिर से हमें समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। जैसे यहाँ दिया है देवता का आलय, तो क्या होगा यहाँ पर? देवता का आलय का मतलब क्या होता है? देवालय। क्या होता है? देवालय। तो यहाँ पर का लगा हुआ है तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आते हैं चार मंजिला। तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलते हैं? चौमंजिला। चहुमंजिला बोलते हैं ना, तो यहाँ पर चौमंजिला बोलते हैं, चहुमंजिला बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चौमंजिला। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्व पद आपका क्या है? संख्यावाची। तो ये क्या हो गया आपका? जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या होगा आपका? द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक है दांत जिनका अर्थात गणेश। क्या होगा? एक दंत, जिनके एक दांत हुआ ना, क्या होगा आपका? एक दंत। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास।
ठीक। नेक्स्ट आते हैं नर और नारी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नर नारी। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक हो गया, हम लोगों ने कर दिया। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आंसर देख लीजिए, देवालय, देवालय संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा। संप्रदान में क्या विग्रह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर के लिए तो विग्रह लगा ही नहीं है, यहाँ पर लगा है का, देवा का, तो का के लिए हम क्या लगाते हैं? का, की, के, रा, री, रे, कौन सा होता है? वो होता है संबंध। क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चार मंजिला, चार मंजिल वाला, तो यहाँ पर चार मंजिला लिख दिया है। आप चौ मंजिला लिख सकते हैं, चहु मंजिला लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये द्विगु समास, क्योंकि पूर्वपद संख्यावाची है। नेक्स्ट है एक है दांत जिसका अर्थात गणेश, एक दंत बहुव्रीहि समास। नर और नारी, नर नारी द्वंद्व समास। ठीक, आगे बढ़िए। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अब हमारे पास फिर से कुछ समस्त पद आए हैं, हमें इनका विग्रह करना है। ठीक है, और विग्रह करने के बाद हमें इनके समास के नाम भी लिखने हैं। देखिए क्या है, भर पेट। क्या है? भर पेट। अब क्या होगा? पेट भरने तक। ठीक है, भर पेट मतलब कहते हैं ना भर पेट खा लो, तो क्या होगा? पेट भरने तक। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पेट भरने तक। अब यहां पर कौन सा समास होगा? देखिए, भर जो है शब्द, ये क्या है? अव्यय है। पूर्व पद क्या हुआ? अव्यय। तो ये हमारा हो गया अव्यय भाव समास। ये क्या हो गया? अव्यय भाव समास। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं घुड़सवार। घुड़सवार का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़े पर सवार। ठीक है, घुड़सवार मतलब क्या होता है? घोड़े पर सवार होने वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे? घुड़सवार घोड़े पर सवार होने वाला। ठीक है, अब यहां पर कौन सा आ रहा है? पर आ रहा है। घोड़े और सवार के बीच में कौन सा कारक आ रहा है? पर आ रहा है। तो कारक के हिसाब से तो हमें ये पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास है। लेकिन पर किस में होता है? अधिकरण समास में। अधिकरण समास में, अधिकरण समास का जो अधिकरण कारक का जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? में, पर, ऊपर। तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण। कौन सा समास है ये? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक। नेक्स्ट आते हैं नील गगन। नीला है जो गगन, क्या होगा? नीला है जो गगन। ठीक है, तो यहां पर उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण है। तो कौन सा समास हुआ आपका? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक। नेक्स्ट आते हैं लौह पुरुष। अब पुरुष की क्या विशेषता है? वो लोहे के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लौह पुरुष आपको सभी को पता है किनको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो लौह पुरुष, पुरुष क्या है? पुरुष जो लोहे के समान पुरुष, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? लोहे के समान पुरुष। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चूंकि यहाँ पर पुरुष की विशेषता लोहे का होने का बताया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आ जाते हैं नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। ठीक है, तो क्या होगा? नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा समास हुआ? यहाँ पर तीसरा जो पद बन रहा है हम उसके बारे में बात करें। तीसरा पद कौन से समास से बनता है? बहुव्रीहि समास में। ठीक है,
तो किसमें बनता है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं दिन रात। दिन और रात, इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या होगा? दिन और रात। समास कौन सा हुआ? द्वंद्व समास। ठीक है, कर लिया सारे विग्रह, देख लिया आपने, जितने भी समासपद दिए थे सबके विग्रह करके समास लिख दिया। आंसर देख लीजिए। पेट भर अर्थात भरा हुआ पेट, अव्यय भाव समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास। नील गगन, नीला गगन हो जाएगा आपका, नीला है जो गगन या नीला गगन। कर्मधारय समास। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। दिन रात, दिन और रात, द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। देखिए मैं बहुत सारे आपके पास में लेकर आई हूं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो और बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, तो यहां पर दिया है चाय कॉफी, ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चाय और कॉफी। तो और कौन से समास में लगता है आप बताओ? कौन सा समास होगा? चाय और कॉफी, वो होगा आपका द्वंद्व समास। ठीक, अब आ जाते हैं नरसिंह। क्या है? नरसिंह। तो यहां पर देखिए सिंह जो है वो आधा, नरसिंह किसके लिए बोला गया था? ये बोला गया था विष्णु जी के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका विग्रह करेंगे तो होगा क्या? सिंह जो है नर के समान। ठीक है, सिंह जो है नर के समान, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। सिंह है जो नर के समान, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, नेक्स्ट आते हैं चौराहा। चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। तो पूर्व पद आपका संख्यावाची है, कौन सा हुआ? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। नेक्स्ट आते हैं विद्यालय। तो क्या होगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो यहां पर बीच में आपका कौन विग्रह करने पर कारक लगा? कौन सा कारक लगा? के लिए। के लिए कौन सा कारक होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान। कौन सा है? संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट आते हैं त्रिलोचन। ठीक है, क्या होगा? पूर्व पद क्या है? पूर्व पद संख्यावाची है, तो ये दो तरीके से जा सकता है, ये विग्रह के अनुसार होगा। पहला होगा त्रिलोचन, किसको बोलते हैं हम? शिव को बोलते हैं। ठीक है, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव। ठीक है, या हम बोल सकते हैं तीन लोचनों का समूह। ये दो तरीके से, विग्रह के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि ये क्या होगा। विग्रह दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर हमने त्रिलोचन लिखा, तो यहाँ त्रिलोचन का क्या हो जाएगा? तीन लोचन का समूह। तो यहाँ पर जिस तरीके से विग्रह किया, ये हमारा हुआ द्विगु समास। एक दूसरे तरीके से अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने तीसरा पद बना लिया, तो कौन सा समास बन गया? ये बन गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ में आया? तो इसका त्रिलोचन का दो तरीके से विग्रह हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से विग्रह हो सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं इनके।
चाय और कॉफी द्वंद्व समास, नर रूपी सिंह, तो कर्मधारय समास हमने जो बताया था, नर के सिंह के समान नर कर लीजिए या नर रूपी सिंह, जो भी कर लीजिए। चार राहों का समूह, द्विगु समास। विद्यालय, विद्या का आलय, नहीं, ये विद्या का आलय नहीं होगा, विद्या के लिए आलय होता है यहाँ पर, ये विग्रह गलत है। यहाँ पर विद्या के लिए होगा, का आलय नहीं होता, विद्या का आलय नहीं होता, इसका सही होगा आपका के लिए। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। तीन है लोचन, जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है त्रिलोचन का ये विग्रह पर, लेकिन त्रिलोचन जो है वो मोस्टली आपका बहुव्रीहि समास में ही आएगा, द्विगु समास में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए समस्त पदों का विग्रह कर लेते हैं और आपका कहते हैं क्या होगा। बैलगाड़ी क्या होगी, बैलों की गाड़ी होगी, बैल की गाड़ी होती है, क्या इसका विग्रह करोगे, तो यहाँ पर होगा क्या, बैलगाड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम बोलेंगे बैलों की गाड़ी। ठीक है, सिंपल। भव सागर, भव रूपी सागर। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर क्या है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है जिसने, अर्थात शिव। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ बैलगाड़ी क्या होगी, बैल की गाड़ी। ठीक है, यहाँ बैलों की गाड़ी, तो कौन सा समास है, विग्रह कर रहे हैं, समास बताइए कि आ गया, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। क्या है, संबंध तत्पुरुष ठीक। नेक्स्ट आते हैं भव सागर, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जिसने, या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। ठीक है, अर्थात शिव क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। देखिए, बैलों वाली गाड़ी संबंध तत्पुरुष समास, जैसे हमने बैलों की गाड़ी लिख दिया था, इन्होंने बैलों वाली गाड़ी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। भवरूपी सागर आपका कर्मधारय समय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात शंकर, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अब हमारे पास फिर से कुछ समस्त पद हैं, इनका विग्रह करना है, तो ये क्या होगा, देखिए पहला है शक्ति संपन्न, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शक्ति से संपन्न। ठीक है, अब इसका समास क्या है, चूंकि से आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिला हुआ है, से क्या है, अलग होने की बात तो नहीं कह रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये होगा आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर है महावीर, तो महावीर हम किनको बोलते हैं, हनुमान जी को। तो अब इसमें हम विग्रह करेंगे तो क्या, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। तो यहाँ पर क्या है, महान हैं जो वीर, अर्थात हनुमान। तो अब यहाँ पर तीसरा पद हमने बना दिया, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, जहाँ पर हम दोनों ही पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की तरफ हम इशारा करते हैं, वो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक, नेक्स्ट आते हैं त्रिलोक,
तो यहाँ पर त्रिलोक क्या होगा? 3 लोकों का समूह। ठीक है, तो क्या होगा? 3 लोकों का समूह। तो अब पूर्व पद यहाँ संख्यावाची है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है वो होता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सुख दुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख। कौन सा समास हुआ? जहां पर हम दोनों ही पद हमारे समान हों। ठीक है, दोनों ही पद प्रधान रहते हैं और बीच में जब उनका विग्रह करते हैं तो हम और तथा या जैसे अवयवों को लगाते हैं तो वो हमारे क्या रहता है? हमेशा द्वंद्व समास। तो ये कौन सा हो गया? ठीक, देखिए, देख लिया। अब चलिए इनके आंसर मैं दिखा देती हूं। ये देखिए, शक्ति से संपन्न करण तत्पुरुष समास, महावीर महान वीर है जो अर्थात हनुमान। फिर है 3 लोकों का समाहार द्विगु समास। फिर आते हैं सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है? निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। फिर से हमारे पास समस्त पद आए हैं और हमें इनका विग्रह ही करना है। तो देखिए क्या है? सुख शांति। क्या है? सुख शांति। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सुख और शांति, है ना? सुख और शांति, ये आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ जाते हैं पीठ पट। अब क्या था? पी ओढ़े श्याम सलोने गात पे आपहु पढ़िए प्रभात। तो शाम सलोने गात यानी कि जहाँ पर पीठ पट, पीठ पट किसके लिए बोला जाता है? मोस्टली कौन ओढ़ता है? विष्णु जी ओढ़ते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए पट अर्थात वस्त्र की जो है वो विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है जो पीले वस्त्र को धारण करता है अर्थात विष्णु। तो क्या होगा? पीले पट को धारण करने वाले। तो क्या होगा आपका? पीले पट को धारण करने वाले। ठीक है, धारण करने वाले। ठीक है, करने वाले। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अर्थात विष्णु। ठीक है, क्या होगा? अर्थात विष्णु। तो ये कौन सा हो गया हमारा समास? ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। हो गया ये बहुव्रीहि समास। ठीक, देख लिया आपने। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। इनका उत्तर देख लीजिए। पीला वस्त्र, अच्छा ठीक है, देखिए पीत पट को इन्होंने एक और तरीके से ध्यान बताया है। पीत यानी पीला है जो वस्त्र, वो कर्मधारय अपने आप में सही है, लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कॉमन, ये आपके विग्रह पर डिपेंड करता है। मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि जो चीज़ें आप जैसे विग्रह करोगे वो उसी तरीके से होगा। जैसे पीत पट है, तो पीत पट क्या है? पीत पट जो है धारण करते हैं विष्णु, वो भी हम बोल सकते हैं, वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से विग्रह किया गया, ध्यान दीजिए क्या है? पीत अर्थात पीला है जो वस्त्र, कर्मधारय समास। वस्त्र की विशेषता बता दी तो ये कर्मधारय हो गया, लेकिन हमने इसको धारण करने वाले की तरफ इंडिकेशन कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये मेन आपका डिपेंड किस पे करता है? विग्रह पर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर बहुत सही आसान से दिए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देश भक्ति, देश की भक्ति। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। ठीक है, त्रिनेत्र यहाँ पर, अब जैसे त्रिनेत्र है, अब ये द्विगु समास में रखा जाए या बहुव्रीहि समास में। त्रिनेत्र एक के होते हैं, शिव को बोल सकते हैं, या हम यहाँ पर बोलते थे त्रिनेत्रों का समूह, तो वो द्विगु समास में आ जाता है। लेकिन त्रिनेत्र तो सिर्फ एक के ही होते हैं, तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास की तरफ इसको लेकर जाएंगे। चलिए देखिए, यथाशक्ति जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार।
सार, ये हो गया आपका अव्ययी भाव। ठीक है, ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं देशभक्ति, तो ये हो जाएगा आपका देश की भक्ति। ठीक है, देश की भक्ति, ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ की लगा है। की कौन सा कारक होता है, की कारक होता है आपका संबंध कारक, इसलिए यहाँ पर आएगा संबंध तत्पुरुष, एक मिनट, संबंध तत्पुरुष समास। फिर आते हैं त्रीन नेत्र, तो त्रिनेत्र हम क्या बोलेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो यहां पर हो जाएगा तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक, बहुत आसान थे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। ये देखिए, आप देखिए मैंने क्या बोला था कि ये आप दोनों में डाल सकते हो। यहाँ पर ये इन्होंने द्विगु समास बताया, लेकिन मैंने आपको बहुव्रीहि समास बताया, क्योंकि तीन नेत्र सबके नहीं होते। तीन नेत्र किसके होते हैं, वो शिव के ही होते हैं पूरे। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैम हम किनको उठाकर बहुव्रीहि समास में डालें। तो इसका एक सबसे अच्छा एक तरीका मैं बता देती हूँ। याद रखना, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें सिर्फ एक ही होती हैं वो हमेशा बहुव्रीहि समास में जाएंगी। कुछ पर्टिकुलर नाम चीज़ें हम जिनके लिए ही इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ आएंगी। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ आपके बहुव्रीहि समास में जाते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र एक के ही हैं शिव के, तो ये वाला वर्ड सिर्फ आपका बहुव्रीहि समास में ही जाएगा। हम जैसे अगर बोल दें चतुर्भुज, चतुर्भुज तो ऐसे तो स्क्वायर को भी बोलते हैं, लेकिन हम चतुर्भुज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चार भुजाएं हम विष्णु के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बोल दें क्या कहते हैं, महादेव, अब महादेव तो हम एक ही को याद बोलते हैं ना, तो देवों के देव अर्थात शिव हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो चीज़ें पर्टिकुलर हम सिर्फ एक के लिए ही इंडिकेट करते हैं वो सारी चीज़ें हमेशा आपकी किस में जाएंगी, वो आपकी बहुव्रीहि समास में जाएंगी। अब जैसे आ जाइए आपका पीतांबर। ठीक है, पीतांबर शब्द आया, तो पीतांबर आप किस में डालोगे, तो ये किसी की तरफ इंडिकेशन नहीं करी, लेकिन पीतांबर वस्त्र धारण करने वाला को सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, वो विष्णु है। तो पीतांबर शब्द हमेशा आपका बहुव्रीहि में ही जाएगा, वो कर्मधारय में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि आपका कर्मधारय हो दिगु हो, इन दोनों में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो बहुव्रीहि में ही जाते हैं। जैसे अभी हमने ये त्रिनेत्र देखा, तो त्रिनेत्र जैसा शब्द आपका कभी भी कर्मधारय में नहीं आएगा, ना ही दिगु में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे पहला शब्द यहाँ पर संख्यावाची है तो इसे हम दिगु में डाल दें, ये गलती नहीं करना, क्योंकि पूरे आप ब्रह्मांड में देख लो त्रिनेत्र एक है, और वो कौन है, वो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं शिव के लिए, करते हैं ना। तो इसलिए हम इसे कभी भी आप ये जो है दिगु समास में मत डालना, ये हमेशा किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में ही आएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। तो ये इस तरीके से ना विग्रह होगा और ना ही ये दिगु समास में आएगा। चलिए देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या आदि लगता है उसे कौन सा समास कहते हैं, माता पिता, ऊंचा नीचा, इसमें दोनों ही पद समान है, और जब इसका विग्रह हम कर रहे हैं तो क्या होगा, माता और पिता, ऊंचा और नीचा, अच्छा और बुरा, अपना और पराया, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। जैसे क्या है, माता पिता पति पत्नी, अब इनका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, पति और पत्नी। जिस समस्त पद में प्रयुक्त दोनों पद गौड़ होते हैं तथा समस्त पद किसी तीसरे विषय के बारे में संकेत करे उसे कौन सा समास कहते हैं। जहां पर हम बोल दें, जैसे हमने बोला नीलकंठ, ठीक है, तो नीलकंठ का जब हम विग्रह कर रहे हैं, इससे कोई मतलब, हम नीलकंठ हम किसको बोल रहे हैं, हम शिव जी को बोल रहे हैं, तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो दोनों पद गौड़ हो गए और हम इंडिकेशन किसी तीसरे की तरफ कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, शिव।
तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो सही देखिए क्या है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जिस समास में दोनों पद समान हो तथा समुच्चयबोधक शब्दों का लोप हो उसे कौन सा समास कहते हैं। दोनों पद, इन्होंने क्या बोला, दोनों पद समान हो, दोनों पद समान हो और समुच्चयबोधक अव्यय का लोप हो जाए। अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ डेफिनेशन चेंज है। क्या है, ये द्वंद्व समास है। दोनों पद समान है, रात भी समान है, दिन भी समान है, बेटा बेटी भी समान है, और इसमें जो बीच में समुच्चयबोधक अव्यय लग रहा है और वो हट जाता है। जैसे हम बोलेंगे रात और दिन, बेटा और बेटी, तो वो समुच्चयबोधक अव्यय है, वो दोनों हट गए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 9 है, जिस समस्त पद में द्वितीय पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा यानी उत्तर पद, और इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, उसमें कौन सा समास होता है। तो अब ऐसा कौन सा समास है जिसमें एक पद विशेषण और एक पद क्या कहते हैं, विशेष होगा, कौन सा होता है, वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अच्छा जी, इन्होंने तत्पुरुष समास बोला है, जिस समस्त पद में द्वितीय पद प्रधान हो और इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण हो। नहीं, ये हमारा क्या होगा, ध्यान रखिए, बहुधा वैसे तो दूसरा पद जो है कर्मधारय में भी समास है, तत्पुरुष में भी समास है, लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर दिया गया है वो नहीं, ये होगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया था, मैं इसका उदाहरण भी आपको दे देती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें कैसे होगा आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप देखना, यहाँ पर मैंने, इन्होंने क्या बोला, प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण, इस चीज को हमें क्लैरिफाई करना है। विशेषण कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर नील गगन, ठीक है, तो इसमें आपका ये पहला प्रथम पद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रथम पद, और ये उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। तो ये पहला पैरामीटर हमने पास कर लिया कि ये विशेषण होगा। अब आप वो बोल रहे हैं कि बहुधा जो है संज्ञा भी हो सकती है, तो अब यहां पर आ रहे हैं हम चरण कमल, चरण कमल। अब यहां पर क्या है, यहां पर चरण जो है वो संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये कमल के समान है। ठीक है ना, तो अब यहां प्रथम पद आपका संज्ञा भी हो गया। तो ये आपका ये और ये पैरामीटर भी सही हो गया। तो सही इसका क्या है, कर्मधारय समास होगा, ना कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हमेशा ये होगा कि जहां पर आपका प्रथम, जैसे हम बोलते हैं देशभक्ति, तो ये उत्तर पद प्रधान है, ध्यान रखना। ये इन्होंने क्या बोला, द्वितीय पद, हाँ द्वितीय पद उस उत्तर तत्पुरुष समास में भी समान होगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि इसमें कारक की विभक्ति लगती। ये यहाँ पर इन्होंने बोला, यहाँ तक तो सही था कि द्वितीय पद प्रधान होगा, तो इसके हिसाब से ये कर्मधारय भी हो सकता था, तत्पुरुष भी हो सकता था, दोनों हो सकता था। लेकिन जब इसके बाद इन्होंने ये चीज़ बोली तो ये पैरामीटर आपका तत्पुरुष समास में नहीं बैठता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के साथ पैरामीटर क्या बैठेगा कि इसमें जो है आपके बीच में इसका समास समस्त पद बनाते समय कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करे उसमें कौन सा समास होता है। दोनों पद गौड़ हो गए, तीसरे पद की तरफ इशारा किया, वो समास हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास में क्या है आपका ध्यान रखिए, इसमें एक पद उत्तर पद और पूर्व पद में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष जो होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता को बतलाता है और जो है आपका उत्तर पद प्रधान रहता है। ये चीज हो गई, ठीक है, प्रथम पद प्रधान रहता है। अब हम दूसरा आ जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, दूसरा पैरामीटर इन्होंने क्या बहुव्रीहि के लिए पूछा। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद गौड़ हो जाते हैं और वह दोनों ही समस्त पद बन क्या कहते हैं विग्रह कर कर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, वो होते हैं आपके बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पर क्या दिया है,
कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद विशेष्य होता है और पूर्व पद दूसरे पद विशेष्य की विशेषता बतलाता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की रचना का या संकेत करते हैं और वही तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का निर्धारण पदों के विग्रह के अंतर से होता है। ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, इसका अंतर हम जब इनका विग्रह करते हैं तो उससे होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद की कोई प्रधानता नहीं होती है। तो अंतर मैंने आपको जब डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया था तो मैंने अंतर आपको समझाया भी था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए और समास का नाम लिखिए। अब हमारे पास में कुछ समस्त पद हैं और इनका जो है समास का नाम भी लिखना है। देखिए क्या है, 5 वटों का समाहार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंचवटी। क्या आएगा, पंचवटी। अब ये पूर्व पद आपका क्या है, संख्यावाची, तो ये कौन सा हो गया आपका, द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं आनन जिसके अर्थात, तो पंचानन क्या होता है, हम लोग अगर इसका वो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पंचानन, पंचानन। तो पंचानन ये किसके लिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सा समास हो गया, ये हो गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं घोड़े पर सवार, ये क्या हो जाएगा, घुड़सवार, घुड़सवार। ये क्या हो गया, अब यहाँ पर चूंकि पर लगा है तो कौन सा समास है, ये हो गया तत्पुरुष समास। अब पर किस में आता है, अधिकरण में, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते नीलकंठ वाला है जो, वो कौन हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, नीलकंठ, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, हमने कर दिया, सभी का हमने यहाँ समस्त पद बना दिया और समास के नाम भी लिख दिए। अब एक बार इनका आंसर देख लीजिए, देखिए पंचवटी द्विगु समास, पंचानन बहुव्रीहि समास, घोड़े पर सवार घुड़सवार आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में कौन सा रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। नीले कंठ वाला है जो, नीलकंठ बहुव्रीहि समास। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त पद लिखिए और समास का नाम लिखिए। चलिए फिर से एक बार मेरे पास कुछ आए हैं और इनका हमें क्या करना है, इनके समस्त पद लिखने हैं और समास का नाम लिखना है। जैसे महान है जो काव्य, वो क्या होगा, महाकाव्य। तो यहां पर काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो विशेषण विशेष्य किस में रहता है, कर्मधारय समास में। कौन सा समास रहता है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अंधा है जो विश्वास, क्या हो जाएगा, अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास। क्या होगा, अंधविश्वास। अब यहाँ पर आप देख रहे हो विश्वास की क्या विशेषता है कि वो अंधा है, तो सिंपल ये क्या हो गया आपका कर्मधारय समास ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सत्य के लिए आग्रह, तो इसका अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा, सत्याग्रह। अब सत्य के लिए आग्रह, बीच में क्या लिखा हुआ है, के लिए लिखा है, तो के लिए कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं पर के अधीन, तो क्या हो जाएगा, पराधीन। क्या हो जाएगा, पराधीन। अब यहाँ पर क्या है, पर के अधीन है और यहाँ बीच में के लगा है। के कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के रारी रे, तो यहाँ के क्या हुआ, संबंध, तो ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके एक बार उत्तर देख लेते हैं, क्या दिया है देखिए। महाकाव्य, जो महान है जो काव्य, महाकाव्य कर्मधारय समास। अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास कर्मधारय समास। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तो यहाँ तत्पुरुष समास है, जैसे मैंने बताया था के लिए आपका संप्रदान कारक में लिखता है, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं पर के अधीन, पराधीन, ये आपका के लगा होने की वजह से संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित विग्रहों के लिए समस्त लिखिए और समास का नाम भी लिखिए। प्रसंग के अनुकूल, प्रसंगानुकूल। विद्यारूपी धन, क्या हो जाएगा, विद्याधन। नेक्स्ट है अध, आधा पका हुआ, अध पका। शोक में मग्न, शोक मग्न। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, प्रसंगानुकूल। ठीक है, अब इसका समास होगा, के लगा हुआ है, तो के किस में लगता है आपका, तत्पुरुष समास में, और कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट आते हैं विद्या रूपी धन, यहां पर क्या दिया है, विद्या रूपी धन, तो क्या हो जाएगा, विद्याधन। अब देखिए यहां पर ये वैसे तो क्या है, धन है, धन की क्या विशेषता है कि ये विद्या का धन है, तो सीधे सीधे आपका, चूंकि विग्रह भी आप देख लेना, यहाँ पर रूपी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, विद्याधन आपका किस में आएगा, कर्मधारय में ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं आधा पका हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अध पका, तो अध पका का क्या होगा, अब यहां पर ये जो पका है, ठीक है, और अध, अध शब्द क्या होगा, अध शब्द जो है वो अव्यय है, अध क्या है, वो अव्यय है, तो यहां पर सीधे सीधे ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ध्यान देना, अध जो शब्द है वो चेंज नहीं होता, जैसे प्रति है, यथा है, हर है, ये सारी चीज़ें किसी के भी साथ लगती हैं तो इनके स्वरूपों में बदलाव नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अब वैसे तो ये आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास। नेक्स्ट आते हैं शोक में मग्न, में लगा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा शोक मग्न, ठीक है, और में लगा हुआ है, अब में किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है, तत्पुरुष समास में कौन सा होता है, अधिकरण कारक में होता है, ठीक है, अधिकरण में पर ऊपर ये होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, प्रसंगानुकूल तत्पुरुष समास, विद्याधन कर्मधारय समास, आधा पका हुआ, अध पका, इन्होंने अध पका कर्मधारय नहीं, ये गलत है, कर्मधारय में नहीं आएगा ये, क्योंकि पका जो शब्द है ये याद रखना न संज्ञा है न सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही आपकी बताई जाती है कर्मधारय समास में। तो पका, अगर कोई चीज पका चीज हम बोल रहे हैं तो अधपका पूरा शब्द अपने आप में विशेषण है, ठीक है, यहां पर हम अगर पका शब्द की विशेषता नहीं बदल, क्योंकि पका न संज्ञा है न सर्वनाम है, विशेषण हमेशा किस चीज की बनती है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये अव्यय भाव समास में आएगा, क्योंकि ये अध शब्द जो है वो अव्यय है, तो ये हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट आ जाते हैं शोक मग्न तत्पुरुष समास, जैसे मैंने बताया था अधिकरण तत्पुरुष समास में हो जाएगा। यहाँ पर खत्म हो गई हमारी ये पूरी एक्सरसाइज जो मैंने आपके लिए लेकर आई थी। बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, कई चीज़ों के डाउट से जो क्लियर किए, डाउट अभी भी हैं वो हैं आपके बहुव्रीहि समास में, तो उसके लिए मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि बहुव्रीहि समास में हमेशा ध्यान रखना
जो चीज़ें पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में अकेली होती हैं और हमेशा वो उनकी क्वालिटीज़ के नाम से ही उनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भी बोलेंगे, गंगाधारी अगर हम बोलेंगे गंगाधारी, तो गंगा को धारण करने वाले कौन हैं? वो सिर्फ शिव हैं। तो गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव, जब वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ रही थी तो उनको सबसे पहले उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया था, इसीलिए उन्हें गंगाधारी बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में एक ही के लिए बोली जाती हैं, वो चीज़ें हमेशा आपके बहुव्रीहि समास में आएंगी। तो ये एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली। अब आपकी बारी आती है थोड़ा खुद को चेक करने के लिए। तो उसके लिए हमने 30 मार्क्स का एक डीपीपी बनाया है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको आप ओपन करिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें करीबन आपके पास में बहुविकल्पीय कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसे आप टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी डीपीपी का सोल्यूशन लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से उसे कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार डीपीपी के सोल्यूशन के साथ, लेकिन उससे पहले आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। किसको? डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को, क्योंकि यहाँ पर आपकी पढ़ाई तो कराई ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ में अच्छे से आपके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।